तो दोस्तों हम यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके लेखपाल का है। और ये मॉडल पेपर देख सकते हैं कि मतलब 6 नंबर का है। ठीक है, ये मॉडल पेपर आपके 6 नंबर का आपका है और इसके पहले जितने भी 5 पार्ट हो गए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रारंभ में लगभग 2 प्रैक्टिस सेट बहुत ही कठिन थे, है ना, लेकिन अभी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके ठीक है, मॉडरेट है, बड़े अच्छे आपके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, जितने लोग भी जुड़ जाते हैं। आवाज आ रही है, सभी को मिल पा रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से टखना शब्द आपका है कैसा है। चलिए बताइएगा कि जो टखना शब्द है ये कैसा शब्द है, आपसे पूछा गया है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है। 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा 1 नंबर में। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तन कैसा है ना। जैसे तन कैसा होता है वैसे टखना कैसा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टखना जो आपका है ये आपका बन जाएगा ए नंबर, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे तन कैसा है, टखना कैसा है, अर्थात जो शरीर का अंग है ये क्या होता है, पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, स्त्रीलिंग मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से सदैव कौन सा शब्द एक वचन में होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में होता है। सदैव एक वचन में प्राण, सामग्री, बाल, अक्षत, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, बी नंबर सामग्री। सामग्री जो आपका है ये हमेशा क्या होता है, एक वचन में ही होता है। ठीक है ना, बाल मत लगाइएगा। जो बाल होते हैं ना ये आपके सदैव बहुवचन में होते हैं, बाल हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। लेकिन ये जो आपका सामग्री है ये आपका किस में होता है, सदैव एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मामा जी बस के द्वारा दिल्ली गए, वाक्य में प्रयुक्त कारक आपको बताना है। ये बताना है किसमें से कौन सा कारक है। मामा जी बस के द्वारा, के द्वारा किसमें होता है, के द्वारा होता है कर्ण से के द्वारा ना, किसके द्वारा, बस के द्वारा, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण आपका नहीं है। देखो दिया गया है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। तो अपूर्ण वर्तमान काल जो क्रिया अभी लगभग आपको देख सकते हैं लिख रही है, तो क्रिया आपकी है, ये भी आपकी है, जा रही है, ये भी अपूर्ण भूतकाल है ना, वो अपूर्ण वर्तमान काल है। लेकिन यहाँ पर राखी नृत्य करती होगी, ये होगी शब्द जो आपका है ये तो भाई आपका अपूर्ण तो आपका नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ये जो आपका राखी ये संदिग्ध वर्तमान काल है, कैसा है, ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका डी हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल नहीं है, संदिग्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए इसका आंसर लॉक करिएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में। देखो यहाँ पर दिया गया है माल्य और मालिका, है ना, फिर दिया गया है यहाँ पर आपका महतारी। तो देखो यहाँ माल्य और मालिका ये आपके माला के पर्यायवाची हैं, ये माला के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर जो महतारी है, क्या महतारी है, ये आपका माँ का पर्यायवाची होता है। किसका, माँ का पर्यायवाची होता है। इस कारण से यहाँ पर आंसर ए नंबर ये आपका परस्पर पर्यायवाची आपके नहीं है। अदर तीनों ही जो आपके पॉइंट है वो आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। विलोम शब्द युग्म आपका शुद्ध दिया गया है, वो किस में दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो सकता है। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है कह रहा है खास का मुक्त दिया गया है, ग्राह का त्याज दिया गया है और शुद्ध दिया है। तो देखो ग्राम का यहाँ पर कह सकते हैं ग्राह, यहाँ पर जो त्याज है ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ग्राह का त्याज होता है, खास का कह सकते हैं जैसे आपका आम होता है ना, यहाँ पर जी ये खास जो आपका ये अशुद्ध है, क्योंकि खास जैसे कोई क्या खास व्यक्ति है तो उसका एक हो जाएगा आम हो जाएगा। यहाँ पर गरल, गरल का क्या होता है, सुधा होता है। ठीक है ना, खल मतलब खल का होता है साधु या कह सकते हैं सज्जन कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधिविच्छेद आपका अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर जो आपका संधिविच्छेद है वो भी अशुद्ध है। इनमें से कौन है, निधन, करुण, निष्करण, निष्कटंक, निष्फल और आपका निष्कपट। तो बताइए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है आपका। यहाँ पर 7 का देखिए ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर जो निष्धन फल दिया है ये आपका गलत दिया गया है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका होता है निधन फल होता है। क्या होता है, निधन फल, ये आपका बनता है। इसका कारण है ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से पर्यावसान शब्द में संधि बताइए कि पर्यावसान शब्द में जो संधि होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर आंसर देना है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए पर्यावसान मतलब बनता क्या है, परिधन अवसान, क्या बनेगा, परिधन अवसान बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं परिधन अवसान मतलब देख सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके डी नंबर यण संधि होगा। क्या हो जाएगा, यण संधि। पर्यावसान में जो आपकी संधि है यण संधि, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक रूल होता है कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, या ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो छोटी बड़ी या का या जो होता है या हुआ और रा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
रहा है आपसे पद्मनाथ शब्द में जो समास है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर बताइएगा। कह रहा है पद्मनाभ में जो समास है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। मतलब कहा जाता है पद मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कमल, कमल है नाभि जिसके, याद रखिएगा। पद्मनाभ कहते हैं कि पद अर्थात कमल जिसके नाभि में है, अर्थात कमल है जिसके नाभि में, है ना। तो यहाँ पर आपके नाभि में देखा होगा कोई आपको भगवान दिखाई दिए होंगे, टीवी में देखा होगा या फोटो में देखा होगा जिनके नाभि से कमल गया होगा, किसे कहते हैं, विष्णु भगवान को कहते हैं ना। तो विष्णु भगवान है तो इसका मतलब है आपका बहुव्रीहि समास यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तत्पुरुष नहीं होगा भाई, ये होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि विशेष अर्थ निकाला है। जब विशेष अर्थ होता है तो भाई वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे क्षत्रिय धाम शब्द का सही समास विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, क्षत्रियो में अधम, ये इसका क्या होगा, समास विग्रह होगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर होगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास है, क्या अधिकरण तत्पुरुष समास, याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपका शुद्ध दिए गए हैं। यहाँ पर बताइएगा जो सभी शुद्ध शब्द हैं वो आपके किस में है, यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर में। तो भाई अगर हम 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यार आपसे यहाँ पर कोमदी और आपकी कौनते, कोमदी होता है कोमदी नहीं होता है, मतलब ये जो ऑप्शन आपका तो गलत हो गया है ना। कौनते होता है कौनते, मतलब आपका ये भी गलत हो गया है। केंद्रीयकरण दिया गया है, केंद्रीयकरण दिया है, और सीजना क्या दिया है, सीजना। तो केंद्रीयकरण में कोई गलती है क्या, केंद्रीयकरण, यहाँ पर केंद्रीयकरण, यहाँ पर सीजना दिया गया है, सीजना होता है, सीजना होता है, क्या होता है यहाँ पर खींचना, खींचना होता है वहां पर खींचना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला कुमुदनी और किंचित, कुमुदनी और किंचित ये बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट दिए गए हैं, जिसका ऑप्शन सी बन रहा है, बिल्कुल 1 नंबर आपके खाते में जोड़े जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। कह रहा है फल का खूब पका होना चाहिए, फल को खूब होना चाहिए, है ना, मतलब फल खूब पका होना चाहिए ऐसे बोल सकते थे, फल फल खूब पका होना चाहिए ऐसे कह सकते थे ना। तो मतलब ये गलती आपकी हो गई है। मेरा नाम श्री रमेश जी है, तो खुद के नाम के लिए कभी भी श्री का प्रयोग नहीं करते हैं, मेरा नाम रमेश है ये बोल सकते थे, ये गलती है। उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, उन्हें कठोर दी गई, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ दंग रह जाना है। यहाँ पर बताइएगा कि किस मुहावरे का अर्थ होता है दंग रह जाना, दंग रह जाना। तो कह रहा है मुंह की खाना, ठाक मार न जाना, दांतों तले उंगली दबाना, हाथ धो बैठना। देखिए यहाँ पर जब कोई दंग रह जाना मतलब होता है क्या, दांतों तले उंगली दबाना, मतलब ऑप्शन बने आपका 3rd नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है उखली में सिर देना मुहावरे का आशय क्या होता है। उखली में सिर देना मुहावरे का आशय इनमें से क्या हो जाएगा 14 नंबर में। तो देखिए 14 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है जोखिम मोल क्यों ले रहे हो, है ना, बोलते हैं उखली में सिर देना मतलब जोखिम मोल लेना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इसमें राइट हो जाएगा, जो सटीक आंसर होगा डी ही लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का आशय है अपना दोष बहाना करके टालना, अपना दोष बहाना करके टालना, इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर देखो इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप देखे होंगे जब नाचने का समय होता है तो लोग अपना कुछ बहाना बता देते हैं और टाल देते हैं, मतलब अपना दोष बताकर यहाँ पर टालना। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। पढ़े पर गुने नहीं, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सार्थक अर्थ क्या होता है। ढाक के 3 पात इसका अर्थ पूछा गया है, यहाँ पर इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है, 16 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पर देखिए आपका 16 का ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। याद रखिए सदा एक सी, क्या सदा एक सी होता है, ढाक के 3 पात मतलब होता है सदा एक सी स्थिति। ठीक है, सदा एक सी स्थिति होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 3 लोक से मथुरा न्यारी होता है सबसे अलग विचार रखना, उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 लोक से मथुरा प्यार ये होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्राण रक्षक एक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है। प्राण रक्षक किसे कहते हैं, ये बताइए। प्राण रक्षक जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर में, तो जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, जो किसी के प्राणों की रक्षा करे उसे बोलते हैं प्राण रक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसे प्राण रक्षक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया गया है स्पर्श तत्सम रूप का तद्भव रूप बताइएगा। स्पर्श तत्सम रूप का तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा 18 नंबर में। ये भी क्वेश्चन आपका एक ऐसा है जिसको लगभग सभी लोग यहाँ पर गलत कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब कितने लोग देंगे। देखो यहाँ पर स्पर्श तत्सम रूप का तद्भव क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा ना तो एहसास होगा ना तो छूना होगा, यहाँ पर हो जाएगा
परस। क्या होता है? परस। इसका राइट आंसर बनेगा थर्ड नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो एहसास ये छूना है एक प्रकार की इनके पर्याय हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा थर्ड नंबर। यहाँ पर परस होता है, नोट कर लीजिएगा, परस। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सया तत्सम रूप का तद्भव क्या होता है। यहाँ पर बताइएगा कि सया तत्सम रूप का तद्भव रूप इनमें से क्या हो जाएगा 19 नंबर में। सया का होता क्या है? यहाँ पर सेज होता है। क्या होता है? सेज, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, इसका तद्भव सेज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से माया शब्द का अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा है? माया अनेकार्थी बोलते हैं मोह माया, बोल देते हैं ना कि मोह माया में ना पढ़ो और पढ़ाई करो, है ना, इधर उधर करने से अच्छा है पढ़ाई पर फोकस करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश में तो आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड आपके दिए गए हैं कि अवकाश शब्द का विलोम क्या होता है। अवकाश का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? अवकाश का क्या होता है? अनअवकाश हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका आंसर 21 का बनेगा आपका ए नंबर, सॉरी अवकाश का हो जाएगा कौन सा? अनअवकाश हो जाएगा, बी नंबर आपका दिया गया है अवकाश अनअवकाश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो शरीर से संबंध हो उसे क्या कहते हैं? जो शरीर से संबंध हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? 22 का ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, मानसिक शब्द का धातु तथा प्रत्यय सही आपको बताना है। मतलब मानसिक जो आपका है इसमें धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। तो चलिए इनमें से देखते हैं क्या धातु निकलेगा, तोड़िए जल्दी से। तो देखो इसे अगर आप तोड़ेंगे तो मानस इसका क्या है? आपका धातु है, और प्रत्यय जो आपका है इक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर, मनस धन इक। क्या हो जाएगा? मनस धन इक हो जाएगा, मनस धन इक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मानस नहीं होगा, मनस हो जाएगा, ठीक है, मनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि योगाभ्यास का संधि विच्छेद आपको करना है, और योगाभ्यास का जो संधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है। 24 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आपका योगाभ्यास दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसे अगर तोड़ते हैं तो निकलेगा क्या? योग। क्या निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा योग, फिर निकलेगा आपका अभ्यास। क्या निकलेगा? अभ्यास निकलेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अंतिम है आपका छोटा आ है, और अभ्यास के प्रारंभिक में आ है, और यहाँ पर भी छोटा आ है, यहाँ पर भी छोटा है, तो बड़ा आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कौन हो जाएगा? 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, योग अभ्यास, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है ना। अब इसमें से आपको यण संधि नहीं लगाना है, यहाँ पर आपका योग धन अभ्यास, योग धन अभ्यास, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा यहाँ भी है, छोटा यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से शिथिलता शब्द से संज्ञा शब्द आपकी क्या है? यहाँ पर बताइए, कह रहे हैं शिथिलता शब्द में संज्ञा है। तो देखो यहाँ पर शिथिल होता तो बात अलग होती, लेकिन शिथिलता है, बढ़ता है, अर्थात मतलब क्या है? भाव को दर्शा रही है। तो भाव जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत है? यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है असंगत शब्द की बात किया गया है, क्वेश्चन नंबर आपके 51 में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर 51 नंबर आप जवाब दीजिए कि क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए, उपसौर होता है 3 जनवरी को। क्या? 3 जनवरी के दिन पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ के सूर्य के सबसे नजदीक होती है ना, जिसे हम लोग उपसौर कहते हैं। मतलब यह पहला पॉइंट सही है। अपसौर जो कि आपकी पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को, सबसे नजदीक 3 जनवरी, सबसे दूर 4 जुलाई, ठीक है। बसंत विषु होता है मार्च में, जो कि आपकी 21 मार्च दिया गया है। शरद विषु दिया गया है 22 दिसंबर, शरद विषु दिया गया है 22 दिसंबर दिया है। तो देखो भाई सर्दी क्या, सर्दी जो होती है वो क्या दिसंबर में लगती है कि आपकी सितंबर में लगती है? सर्दी जो आपकी होती है, देखा जाए मौसम के अनुसार, तो आपकी सर्दी स्टार्ट होती है कब से? आपके सितंबर से होती है। और सितंबर में एक डेट आपको पता होगा 23 सितंबर। क्या पता है आपको? 23 सितंबर। मतलब यहाँ पर जो आपका होना चाहिए वो आपका 23 सितंबर होना चाहिए। शरद विषु होता है 23 सितंबर, ना कि यहाँ पर आपका डी नंबर। मतलब यहाँ पर देखिए 22 दिसंबर जो आपका है ये बड़ा दिन होता है। बोलते हैं ना 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति, दक्षिण गोलार्ध में कर्क की स्थिति में होता है ना। मतलब ये जो 22 दिसंबर में है रात दिन बराबर वाली स्थिति आपकी है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त महासागर इनमें से कौन हो जाएगा? यहां पर आंसर लॉक करना है 52 नंबर में। चलिए 52 की अगर हम बात करते हैं तो जवाब दीजिएगा। चलिए देखो, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत लोग आए, दूसरे वाले में काफ़ी लोग आए, तीसरे वाले में गैप होने शुरू हो गए, है ना। जबकि आपको पता है कि 1-2 प्रैक्टिस सेट से किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। 1-2 कह सकते हैं कि किताबें पढ़ने से बहुत लोग टीचर नहीं बन जाते हैं, किताबें उनको बहुत पढ़ना पड़ता है ना। और आजकल के एग्जाम को निकालने के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, याद रखिएगा। देखो भारत का सबसे व्यस्ततम महासागर, यहाँ पर 52 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका सेकेंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर। याद रखिए सबसे व्यस्त आपका है कौन? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यह
समुद्री मार्ग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और जो आपका यूरोप को मिलाता है, याद रखिएगा। देखा जाए तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों के बीच ये स्थित है आपका उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर जीरो देशांतर गुजरती है? जीरो देशांतर जो आपकी गुजरती है वो कहां से गुजरती है? तो आपने जैसे ये पूरा पूरा क्या है, मान लो एक मैप मान लेते हैं, एक प्रकार से ये आपका तीनों प्रकार से आपको मैप हो गया, तो इसके बीचों बीच से आपकी आती है जो आपकी जीरो वाली आती है, जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। मतलब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आपका देखो पड़ जाता है अटलांटिक महासागर पड़ता है, दक्षिण सागर भी आपका पड़ता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन सा हो सकता है? तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर अटलांटिक महासागर। क्या अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका होता है आर्कटिक महासागर से जाता है, ठीक है, एक अटलांटिक महासागर से और दक्षिण महासागर से। तीन में ऑप्शन कौन दिख रहा है आपका? यही वाला दिख रहा है, तो आंसर क्या जोड़ देंगे? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो चलिए भाई बताइएगा कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर राजधानी दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी और लक्षद्वीप दिया है। तो आप बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर अंडमान निकोबार इनमें से राइट हो जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आपका ये है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको ये बताया गया होगा कि जो अपडेटेड क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत दिया गया है? देखिए आम्र वर्षा दिया है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, मतलब ये कह रहा है कि यह पूर्व मानसून बौछार है जो कि आम की फसल हेतु लाभदायक होते हैं, और मुख्य रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में, केरल में बारिश होती है, तो ये आम्र वर्षा आपकी सही दी गई है। फिर यहाँ पर दिया फूलों वाली बौछार, ये कर्नाटक से संबंधित है, मतलब सही है कि ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में कॉफी के पौधों पर जो फूल आते हैं उनको जल्दी खिलाने में योगदान देते हैं, जो आपकी ये वाली बारिश होती है। बारदोली छीड़ा दिया गया, बारदोली छीड़ा यह असम राज्य में एक चलने वाली तीव्र विनाशकारी क्या है, एक वर्षा युक्त पवने, यहाँ पर बहुत तेज प्रकार से आपकी पवने आती हैं, ये भी सही दी गई है। यहाँ पर दिया गया है काल बैसाखी दिया है, काल बैसाखी ये क्या होती है भाई? तो यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में चलने वाली तीव्र विनाशकारी एक वर्षा युक्त पवने हैं, और यह पवने चाय हेतु आपकी लाभदायक होती हैं। तो ये कहाँ देखो चलती है? तो आपके कहाँ पर? तो अभी देखा अपने असम के साइड में आपकी चलती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका ये होगा कि ये जो ऑप्शन आपका डी वाला है आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में चलती हैं, याद रखिए, जैसे आपका असम एरिया है वहां पर चलती, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो चारों के मतलब का आप लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है, कि ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार आपने देख लिया और मतलब समझ लिया तो हो सकता है दोबारा क्वेश्चन मिले तो इसका मतलब समझ सकते हैं। अदर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे ना, जो क्वेश्चन नहीं पढ़े उसका हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वही प्राचीन खंडहर जो आपको पता होगा, यहाँ पर 56 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ये हम्पी के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो किस समय हुआ था? चलिए, तो 711 या 712, भाई 712 में है, आपने सुना होगा 712 में विजय प्राप्त की थी, लेकिन आक्रमण जो हुआ था 711 ईस्वी में किया गया था। इसमें से आपके 712 में विजय इसकी प्राप्त हो गई थी, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया था, है ना, जहां पर राजा कौन था? दाहिर राजा था, ठीक है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये लोग साम्राज्य नहीं स्थापित कर रहे थे, ये सिर्फ क्या लूट वगैरह कर रहे थे, इस वजह से, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। जी हाँ, अगर ऑप्शन में आपका होता 712 तो आप लोग क्लियर है कि 712 ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख दिया गया है? अशोक का एक अभिलेख है जिसमें 1 ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है रुम्मिन देही लघु स्तंभ है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा लुम्बिनी का स्तंभ है, याद रखिए लुम्बिनी का ये स्तंभ है जिसे बोलते हैं रुम्मिन देही, क्या बोलते हैं? यहाँ का जो अभिलेख है उसे बोलते हैं रुम्मिन देही अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और यह अशोक द्वारा शासन के 20वें वर्ष इसकी स्थान पर धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? जब यहाँ पर फायान आया था उस समय भारत पर कौन था भाई? तो आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, कि उस समय जो आपके थे वो आपके कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, क्लियर है ना। चलिए, और ये चीन में जो एक सेंसी प्रांत है वहां की राजधानी चांगगान का रहने वाला था, चांगगान का रहने वाला ये था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया है? प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर 60 का जवाब दीजिएगा, प्रथम मतदाता दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? देखिए 60 का ऑप्शन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि 25 जनवरी 2011 को, क्या 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे आपकी कौन उस समय 2011 में कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, उन्होंने प्रारंभ किया था, भारत में मतदान प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। और 61वां स्थापना दिवस मतलब निर्वाचन आयोग
आयोग का जो 61वां स्थापना दिवस था उसी के अवसर पर यह शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? यहाँ पर देखिए आपको पता होगा 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 24 अप्रैल को मनाते हैं। याद रखिए 24 अप्रैल 1993 को यह जो नियम था वो आपका अस्तित्व में आया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का अंग है? मतलब एक वाद आया जिसमें कहा गया कि उद्देश्य का है, ये संविधान के अंग है ना। तो ये जो आपका 62 का ऑप्शन थर्ड नंबर केशवानंद भारती बनाम, कौन सा आपका है? ये केशवानंद भारती बनाम है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर, इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर एक बनाम आया था, कौन सा? ये आपका बेराबाडी यूनियन वाद। ये बेराबाडी यूनियन वाद जो आपका है वाद, ये 1960 में आया था और उसने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अर्थात बेरूबाडी कहती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन वहीं पर केशवानंद का जो वाद आया था, है ना, जो कि आपके 1973 में इन्होंने कहा था कि जो उद्देश्य का ये संविधान के अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और यहाँ पर बताइए कि कौन सी समिति की कौन आपके अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं। संघ समिति की जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, संघ के आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका 3 हो जाएगा। प्रांतिक की जो आपके थे वो आपके कौन थे? सरदार पटेल थे, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। नियम जो बना रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के थे तो HC मुखर्जी थी, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये थोड़ा बहुत याद भी रह सकता है। चलिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 जो कि भी ऑप्शन 3 4 2 1 ऑप्शन हो गया, ए नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC है वो आपकी कौन सी है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो आपकी WBC है वो आपकी कौन सी होती है? तो न्यूट्रोफिल होती है। क्या होती है? इसको नोट कर लीजिएगा कि ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, जो कि बृहद भक्षाणु भी इसे कहते हैं, बृहद भक्षाणु भी इसे कहा जाता है, ठीक है, जो बहुत ही जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उनका भक्षण जो करती है वो आपको यही करती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो LPG के कह सकते हैं रिसाव होता है, इसके लिए आते हैं क्या यहाँ पर? यहाँ पर 65 का ऑप्शन बनेगा आपका दिया गया है। LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए यहाँ पर मिलाया जाता है कौन सा? चलिए, एथिल मरकैप्टन, है ना, एथिल मरकैप्टन, इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, एथिल मरकैप्टन, ठीक है। अच्छा, जिसके पास भी यहाँ पर कह सकते हैं ये बुक हो तो वो लोग इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपका 2 दिया गया है, लेकिन जो डिस्क्राइब किया गया है वो आपका थर्ड ही होगा, ठीक है। तो इसमें अपना सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका थर्ड नंबर आपका होगा। डिस्क्राइब सीधा सीधा आंसर की 2 दिया है, लेकिन डिस्क्राइब में ये सही दिया गया है, एथिल मरकैप्टन होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विपिनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन्स क्या है? ये बताइए। पीनियल काय जो दिया, पीनियल काय होता है, तो इसके द्वारा जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है? ये होता है मिलेटोनिन हार्मोन्स होता है। मिलेटोनिन हार्मोन्स होता है जो क्या करता है? जैविक क्रियाओं का नियमन करता है और त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। मिलेनिन आपने नाम सुना होगा, मिलेनिन लगभग वही है आपका कि मिलेनिन जो होता है बॉडी के रंग को यहाँ पर सुमेलित करता है। जिसमें से मिलेनिन मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा काला होता है और जिसमें मिलेनिन की मात्रा कम होती है वो ज्यादा गोरा होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा कि रेडियो सक्रियता की जो माप की जाती है वो किससे करते हैं? 67 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब इनमें से 67 का क्या बनेगा? रेडियो सक्रियता की माप की जाती है आपके ऑप्शन GM काउंटर से कह रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा GM काउंटर से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया है रेडियो सक्रियता की माप पूछा गया है, याद रखिएगा माप पूछा गया है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो टैकोमीटर जवाब दे रहे हैं, तो टैकोमीटर होता क्या है? टैकोमीटर में वायुयान होते हैं या मोटरवाहन होते हैं, उनकी गति को नापा जाता है आपके टैकोमीटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है MS वर्ड का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्य में किया जाता है? तो देखो, MS वर्ड का जो प्रयोग करते हैं वो लोग आप लोग वर्ड बनाने के लिए करते हैं, पेज बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मतलब उपयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट देखिए, इसका मतलब होता है कि संदेश के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट। क्या होता है? कि संदेश के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट, तो ये होता है अटैच। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का पूर्ण रूप इनमें से पूछा है, यहाँ पर वायरस का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा 70 नंबर में? तो देखिए, इसका पूरा रूप होता है क्या? यहाँ पर थर्ड नंबर हो जाएगा कि विजुअल क्या दिया है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन SIENG, इसका जो आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
इसे अपना पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बीआरओ द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। यहां पर बताइएगा बीआरओ अर्थात सीमा सड़क संगठन, क्या सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, लद्दाख में बनाया है। कहां पर? उमलिंग ला दर्रा पर आपका बनाया गया है, ठीक है। और यह सड़क लद्दाख में उमलिंग दर्रे से लगभग बहुत ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका दर्ज हुआ है, जो आपकी सड़क आपकी है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है। इसको देखिए, खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है, इनमें से कौन है? तो ये है आपकी मिताली राज। नोट करिएगा कि जो मिताली राज है ना, जो मिताली राज है, इनको खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। और आपको पता होगा कि रामनाथ कोविंद द्वारा कह सकते हैं समारोह जो आयोजित किया गया था, है ना, कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। तो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद, क्या 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, 35 खिलाड़ियों को दिया गया था यहाँ पर आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और 10 जो आपके थे 10 को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ऐसे आपको नोट भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपकी मिताली राज हैं, ये 38 साल की आपकी हैं, याद रखिए 38 साल की हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया था वो किस वित्त मंत्री ने किया? स्वतंत्र की बात की गई है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा R.K. षडमुखी शेट्टी, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वह कर जिसका कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे कहते हैं। वह कर जिसका कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। मतलब जो टैक्स लगाया जाता है डायरेक्ट उसी पर लगाया जाता है, तो वह होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसे हम लोग कराघात बोले या करापात बोलते हैं, एक ही व्यक्ति पर ही आपका लगाया जाएगा, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी आय तथा व्यय की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वह नीति क्या कहलाती है। देखिए, सरकारी आय तथा व्यय की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, ऐसी नीति को हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे राजकोषीय नीति कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय नीति हर वर्ष बजट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। राजकोषीय जो नीति है यह हर वर्ष बजट के माध्यम से क्या की जाती है? आप सभी को सामने प्रस्तुत की जाती है, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पशुधन जो कि कुक्कुट को छोड़कर के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आपका रहा है। तो देखो 76 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा पहला स्थान है। अर्थात तो जो पशुधन आपकी एक आर्थिक समीक्षा अर्थात गणना की गई है, इसमें से कुक्कुट को छोड़ दिया जाए तो इसके मामले में देखा जाए जो उत्तर प्रदेश है ये देश में प्रथम स्थान आपका हो गया है। यहाँ पर कुल जो आपका पशुधन है वो लगभग 13.4% पशुधन आपका है। वहीं पर जो आपका कुक्कुट है ये पशु का योगदान लगभग आपका 2.56% आपके उत्तर प्रदेश में है कुक्कुट पालन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2021 में प्रस्तुत बजट का आकार कितना है। तो बताइए भाई कि फरवरी 2021 में प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो कितना आपका रहा है 77 नंबर में। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा 550,270.78 करोड़। यहाँ पर याद रखिएगा कुछ डिजिट आपको याद रखना है, जैसे मान लो एक रटने के हिसाब से देखा जाए तो रट सकते हो थोड़ा बहुत कि 550 270 और 878, मतलब यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि अब तक का देखा जाए ये राज्य का सबसे बड़ा आपका बजट रहा है, याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए जो वर्तमान में सरकार है इसका 5वां पूर्ण बजट पेश किया गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने, किसने? सुरेश खन्ना, क्योंकि वही वित्त मंत्री है ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह बजट पेश किया है 2021-22 के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है और इसके बाद यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर देखो कौन सी आप नंबर की आ गई है, 20वीं नंबर की है, ठीक है। यहाँ पर 78 नंबर आपसे दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर सुमेलित करना है कि क्या पॉइंट सही है, क्या पॉइंट आपका नहीं सही दिया गया है। तो देखिए देश में कुल पशुधन आबादी है वो कितनी है, पशुधन ये जो आपकी आबादी है वो कितनी है, तो 535.76। इसको एक नया डाटा है, इसको नोट करिएगा, ये नया डाटा इसलिए नोट कर लीजिएगा, इसे इग्नोर मत करिएगा, बाद में मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में ये टॉपिक आपको दिया गया है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देश में भैंसों की कुल संख्या 109 कितनी है, यहाँ पर 109 हो जाएगा, तो इसका आपको हो जाएगा 1। देश में भेड़ों की जो संख्या है वो 74.6
0.26 हो जाएगा, तो इसका आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देश में बकरियों की कुल संख्या कितनी है, तो 148.88 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका थर्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर थर्ड हो गया। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर बनेगा 2143, 2143, 2143 जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में अब तक लगभग कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। आईएमपी आपकी योजना है, नोट कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में अब तक लगभग कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। तो इसमें शामिल हो चुके हैं 14.5 करोड़, कितने 14.5 करोड़ यहाँ पर आपके शामिल हो चुके हैं, याद रखिएगा। और इस योजना के माध्यम से जो परिवार हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। और यह 6,000 रुपए पता होगा आपको कि बैंक से जुड़े हुए जो खाते हैं तो 4 माह की 3 किस्तें आपको दी जाएंगी, मतलब प्रत्येक किस्त जो होगी वो 2,000 की उपलब्ध कराई जाती है। तो इस कारण ये सबसे बड़ी देखा जाए बड़े अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से सरकार की कोई भी भाषण होता है तो इस योजना का नाम भी देते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर संकल्प का पूर्ण रूप क्या है। संकल्प का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो हिंदी होता है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, इसका हिंदी में होता है। और इसका इंग्लिश में होता है स्किल्स। ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला, इसको नोट कर लीजिएगा, स्किल्स, और इसको अपना देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिए। यह हो जाएगा स्किल्स एक्विजिशन नॉलेज, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसे हिंदी में कहते हैं आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो एक लाठा में जो होता है 99 इंच होता है, क्या होता है 99 इंच होता है, इसका 4 हो जाएगा। 20 देखो यहाँ पर 20 बराबर होता है 1 कचवांशी, मतलब ये हुआ कचवांशी का एक पार्ट बराबर निकालेंगे तो 20 होता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 20 बराबर 1 कचवांशी के, तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है, इसका हो जाएगा थर्ड। और 20 बिस्वा में होता है कितना, 1 बीघा, और 1 बीघा को बोलते हैं 3025 वर्ग गज, ठीक है, 1 बीघा को बोलते हैं 3025 वर्ग गज, तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। और 1 गज इलाही बराबर होता है 33 इंच। अगर आपको पता हो, अगर हमने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था जो इलाही जो आपका है वो 33 इंच का होता है, तो इसका हो क्या 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसका नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। जहां पर एक बना भी रहे होगे, आप लोग इतने जुड़े हो तो भाई अपना कॉपी तो बना ही रहे होगे कि नहीं, कि सिर्फ टेस्ट पेपर ही लगाते रहोगे। टेस्ट पेपर से कुछ नहीं होता है, जो आपको लगता है कि ये नया क्वेश्चन है और सर ने बताया है तो उसको नोट कर लिया करें, एक कोई कॉपी बना लीजिएगा। ये अदर एग्जाम नहीं है, ये भूल जाती है, डिजिट है आपके लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की, डिजिट भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो 4 3 2 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। मानते हैं कि किताब में सब कुछ होता है, लेकिन जब कॉपी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, कोचिंग आप लोग जाते हो क्यों जानते हो, कि टीचर थोड़े जो चीजें बताएगा वो अच्छी होंगी, जो एग्जाम में मिल सकती हैं। आयोग तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन यह है कि प्रयास ये होता है कि वो क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, इसलिए कॉपी बनाना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया था। आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं बार बार मिल रहा है, तो ये आपके टॉमस मुनरो ने, ऑप्शन में आपका बी नंबर, टॉमस मुनरो ने किया था, याद रखिएगा। आपके 1820 क्या 1820 में टॉमस मुनरो ने इसे व्यवस्थित रूप दिया था और कई क्षेत्रों में लागू किया था, जैसे महाराष्ट्र, असम और आपका कुर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आपका बनाया गया था। सूर्यास्त व्यवस्था दिया गया है, सूर्यास्त व्यवस्था जो थी ये किसके तहत, देखो सूर्यास्त कानून व्यवस्था को ये बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व के अंतर्गत बनाया गया है। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त, या तो आप सूर्यास्त कानून बोल दीजिए या तो इसे स्थायी बंदोबस्त बोल लीजिएगा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आपने पढ़ा होगा कि सूर्यास्त कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त से पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, इस कारण से इसे सूर्यास्त नाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयताकार के आर पार जाती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है वतरी लाइन। क्या बोलते हैं इसे, वतरी लाइन कहा जाता है, वतरी लाइन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलह-कुल उत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है। और यूपी जीके तो आपको पता है कि आप लोग तुरंत जवाब लगा सकते हैं यूपी जीके में, तो भाई सुलह-कुल उत्सव कहां लगाते हैं, मिलाते हैं आपके कहां लगता है, आपके आगरा में लगता है, याद रखिए आगरा में, ठीक है ना।
चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताइए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 86 नंबर में पहला पॉइंट दिया, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल दिया है बीबी मलिक थे। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रथम राज्यपाल थे वो क्या थे? सरोजिनी नायडू नहीं थे क्या? पहले थे आपकी सरोजिनी नायडू थी। क्या थी भाई? सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। मतलब पहला ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के प्रथम जो आपके सभापति थे वो चंद्रभाल थे, याद रखिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे, याद रखिए। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो आपके भोलानाथ झा थे, भोलानाथ झा थे। मतलब ये गलत है लेकिन ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि प्रथम दिया गया है और आपसे दिया गया है विधान परिषद मुख्य सचिव, तो इनको भी एक जगह नोट कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश का एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसको आप लोगों ने रट लिया होगा। देखिए हमने बताया है कि जो भी हम पढ़ा दें ये समझो राम बाण आपकी होती है जो हमारी क्लासें चलती हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। हम रटा रटा के मारते हैं, रटा रटा के बिल्कुल रट जाता है। खेल का सामान मिलता है कहाँ पर? मेरठ में। हमने बताया था खेल का सामान मिलता है मेरठ में। अधिकतर यहाँ पर जो मेरठ में होती है वो क्रिकेट से संबंधित चीजें आपकी बनाई जाती है ना। यहाँ पर दिया गया दिया सलाई, दिया सलाई से जल जाते हैं अर्थात बढ़ जाते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4, ये 4 हो गया और इसका हो गया 3 हो गया। पीतल का सामान कहाँ मिलता है? मुरादाबाद में मिलता है, तो पीतल आपका मुरादाबाद आपको 1 हो गया। लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, सहारा दिया जाता है, तभी तो होगा, नहीं टूट जाएगा, मतलब सहारनपुर हो जाएगा, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बन गया आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर मंडल दिए गए हैं और जिलों की संख्या बताया गया है कि कौन से मंडल में कितने जिले हैं, ठीक है ना। तो देखिए कानपुर की अगर हम बात करते हैं, कानपुर में तो कितने भाई? तो 6 आपके मंडल हैं कानपुर में, तो आपका 6 है ही है ना। यहाँ पर वाराणसी में 4 हैं, वाराणसी में 4 हो जाएंगे। मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 5 आपके मुरादाबाद में है। बस्ती में कितने हैं? तो आपके 3 है बस्ती, मतलब ये बिल्कुल सही दिया गया है। देखो कानपुर में जो 6 है वो आपके कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया को मिलाते हैं। वाराणसी में 4 कौन से हैं? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली है। मुरादाबाद में 5 है, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल होते हैं। जो बस्ती में है तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये आपके आते हैं इनमें। मतलब आपका जो जवाब बन गया वो क्या हो गया? 1 2 3 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 कहां पर है? 3rd नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 89 नंबर में। तो ये हुई थी आपकी 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। कहां पर? आपके लखनऊ में की गई थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान जो आपका है कितना है? तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में शहरी जो जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है? तो यहाँ पर आंसर आपका 90 का बन जाएगा फर्स्ट, 11.79%। कितना? 11.79% है, ये आपका योगदान है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर महाराष्ट्र का जो योगदान है 13.47% है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यहाँ पर आंसर लॉक करना है। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 91 नंबर में। तो देखिए भाई 91 की अगर बात करते हैं, सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है ना, ये लगता है आपके बहराइच में, मतलब जो ऑप्शन है आपका 91 का डी हो जाएगा, बहराइच में लगता है। यहाँ पर एक संत है, संत का नाम क्या है? हजरत गाजी सैयद सलार, नाम क्या है? हजरत गाजी सैयद सलार मकसूद। एक महान संत थे जो कि हिंदू और मुस्लिमों में समान रूप से पूजनीय थे। मतलब इनकी जो पूजा करते थे गाजी सैयद जी की, वो आपके हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही इनको पूजा करते थे, ठीक है। तो याद रखिए काफी अच्छे आपके संत रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? स्वदेश दर्शन योजना पूछा गया है, तो ये जो आपकी प्रारंभ की गई है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में ये आपकी कह सकते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आपकी शुरुआत हुआ है। और पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार मिल सके, है ना, सृजन मिल सके, तो ये ऑप्शन इसका फर्ज होता है, अर्थात इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है? बताइएगा भाई उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इनमें से कौन हो जाएगा? सभी लोग बता सकते हैं कि सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो इनमें से कौन सा है। चलिए 2 नंबर में यहाँ पर बी नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो आपका ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो आपका है वो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। अगर पूछे कि जो सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा जो आपका है वो आपका कौन सा है? हस्तिनापुर है। और सबसे छोटा जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा? सॉरी क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटा जो आपका हो गया महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी सबसे छोटा, और ये जो आपका है सबसे क्या है भाई? बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा
और यहीं पर देखा जाए प्रथम वन्यजीव विहार पूछ ले तो क्या बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन था, तो चंदौली में था, जो कि 1957 में स्थापित किया गया था, चंदौली वाला। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कछुआ वाला कहाँ पर है, कछुआ वाला है आपके वाराणसी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है, उत्तर प्रदेश का औसत जोत है ये कितना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर औसत जोत है, आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर 0.73 हेक्टेयर, मतलब लगभग एवरेज में देखा जाए तो इतनी खेती एक लोगों के पास यहाँ पर आपका है। ठीक है, और अगर पूछे कि फसल की गहनता कितनी है तो 156, देखिए उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है वो 156% आपकी है। यहाँ पर 68% भाग पर क्या होती है, कृषि खेती होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना आपकी कौन सी थी। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना पूछा गया है, पहली बीमा योजना क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बीमा योजना है जो कि आपकी कृषक दुर्घटना बीमा योजना है। किसी भी कृषक जैसे व्यक्ति है उसका अगर दुर्घटना हो जाती है, मतलब कुछ भी हो जाती है तो उसको पैसा दिया जाता है। और वहीं पर जो दूसरी आपकी है वो आपकी सेकंड वाली है। मतलब ये हुआ कि ये पहली आपकी बीमा चालू हुई थी और ये सेकंड नंबर की है आम आदमी बीमा योजना, ये आपकी उत्तर प्रदेश की दूसरी आपकी बीमा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है, तो दोनों पॉइंट आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, ये पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कहां से की गई थी, तो पानीपत के हरियाणा से की गई, अर्थात हरियाणा के पानीपत से की गई। कब की गई, 22 जनवरी 2015 को की गई थी। 22 जनवरी नोट कर लीजिएगा, डेट पूछी जाती है और पूछी जा सकती है। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत जो आपके कितने उम्र के, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 18 से 50 वर्ष के लोग हैं तो इसमें से अपना बीमा करा सकते हैं। 97 का ऑप्शन बनेगा आपका, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 हेक्टेयर बराबर निम्नलिखित में से कितना होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो देखिए भाई 1 हेक्टेयर में होते हैं 10 एयर, क्या होते हैं 1 हेक्टेयर में होते हैं 10 एयर होते हैं, 10 एयर होते हैं। ठीक है, और 10 हेक्टोमीटर जो होता है उसके बराबर 1 किलोमीटर होता है। 10 हेक्टोमीटर बना देंगे तो 1 किलोमीटर हो जाता है, कितना 1 किलोमीटर आपका हो जाता है 10 हेक्टोमीटर बराबर। ठीक है, 100 हेक्टेयर में होता है 1 वर्ग गज होता है। ठीक है, याद रखिए 100 हेक्टेयर में 1 वर्ग गज होता है और इसे 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है कहां पर किया जाता है, तो देखिए भाई 99 का ऑप्शन हो जाए बी नंबर आपके प्रयागराज में होता है। कहां पर, प्रयागराज में होता है। वैसे आपको पता है कि भारत में कुल 4 जगह हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो आपका हो गया प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा आपका उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, अगर भूल सकते हो तो आपको एक ट्रिक बता दें, क्योंकि कुंभ में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, नहाऊं, क्या होते हैं, नहाने तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कुंभ में क्या करते हैं, नहाए जाते हैं। तो ना से हो जाएगा नासिक हो जाएगा। ठीक है ना, ए से हो जाएगा आपका इलाहाबाद हो जाएगा, एच से हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा और यू से हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है जिसके माध्यम से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि ना से नासिक, ए से इलाहाबाद, ए से हरिद्वार, यू से आपका उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में, हरिद्वार उत्तराखंड में और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। तो ये बताइएगा कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो आपके सन 2000 में की गई थी। कब की गई थी, सन 2000 में की गई थी। अगर डेट पूछे तो आपको बताना है 25 दिसंबर, क्या बताना है 25 दिसंबर सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। 76वें नंबर का जन्मदिवस मनाया गया था इनका, कितने नंबर का, 76वें नंबर का इनका जन्मदिवस मनाया गया था। अब आप बताइए कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का 76वें नंबर का जन्मदिवस था। उसी के शुभ अवसर पर निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जवाब नोट कर लेना है। हाँ, यहाँ पर होता है कि जो चावल है ना, बोलते हैं ना कि गेहूं 2 रुपया किलो, क्या अगर पूछे कि गेहूं कितने रुपए किलो, तो गेहूं आपका होता है 2 रुपए किलो और जो चावल है वो आपके 3 रुपए किलो। ठीक है, गेहूं 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो। अब ऐसे नोट कर लीजिएगा, गलती अगर आपसे हो। गेहूं में कितने वर्ण हैं, गेहूं में कितने वर्ण हैं, 1 और 2, मतलब 2 आपका वर्ण है तो 2 किलो हो गया, मतलब 2 रुपया किलो। चावल में कितने वर्ण आपके हैं, तो 3 हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये दिमाग में कभी आपको आ जाए तो आपको हो सकता है पूछा जा सकता है, तो ये आपको हमेशा याद रह सकता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट। सभी को जय हिंद।